तेरी सितमगरी अभी आलिम के कलम से माखूज किस्त नंबर 12। नसीम में बार आलूदा है क्या, इस मकाम में उठती है क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, यही एक शख्स जहां में था क्या। वो जो खुद को दलीलें देकर खामोश करवाता था कि उसे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन जो वक्त का थप्पड़ उसके ऊपर पड़ा, हर दलील हर जवाब बेमायनी होकर रह गया। वो इन यादों से पीछा छुड़ाते किचन में घुसा था। टेंशन से कुछ खाया नहीं गया। अब वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आया था, क्योंकि चाय बनाने वाली जो रूठ कर चली गई थी। चाय के लिए सामान मुश्किल से निकाल कर कैबिनेट पर रखा और बनाने लगा था। किचन साफ सुथरा था। वो इससे डर के किचन साफ रखती थी कि कहीं वो इसकी तस्लील ना करे। वो चाय बनाता बनाता इसकी सोचों में ऐसा खोया, ये भी ना पता चला कि चाय उबल उबल कर बाहर आ रही थी। गैस ऑफ की और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो कोई शय सामने नजर न आई थी जिससे वह पतीली को उठाता। उसने हाथ ही से करना चाहा, लेकिन गर्म पतीली से हाथ टच हुआ तो उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच दिया। एक सेकंड में इसके हाथ और उंगलियों पर ऐसी जलन पहुंचा गई। वो उंगली पे हाथ रखकर पानी तक आया और सिंक के नीचे हाथ रखा था। उंगली की तकलीफ ने शिद्दत पकड़ी तो एकदम आंखों के सामने मासूम सा चेहरा आया। बिखरे बाल, रोती आंखें, वो चेहरा सामने घूमने लगा था। वो रात एक अज़ाब की तरह उसके सामने आई थी। वो रात उसके ऊपर किसी नोकदार तलवार की तरह लटक रही थी। जिस रात उसकी गर्दन और कंधों को सिगरेट से जलाया था, आज उसके दर्द को महसूस किया। क्या वो सारी रात तड़पती रही होगी? क्या वो सारी रात तकलीफ में रहेगी? क्या उसे भी ऐसी जलन हुई होगी? वो कितनी रोई, कितनी चीखी और कितनी तड़पी होगी? उसने इस दर्द में किस किस को तलाश किया होगा। आज उसके दर्द पर गले में फांस अटकी थी। तकलीफ कहने को महज छोटा सा लफ्ज है। ये कहने को सिर्फ लफ्ज ही, पर जब ये किसी को होती है तो ये फिर पता चलता है ये क्या है। ये ऐसी शय है जब किसी को हो तो हम समझ नहीं सकते, हम सोचते रहते हैं ये क्या है, लेकिन जब खुद को हो तो हम समझा नहीं सकते ये कितनी है। इसलिए किसी की तकलीफ पर मुस्कुराया ना करो, वरना वक्त तुम पर कह कह लगाएगा। ये तकलीफ आज उसे खुद को हुई और उसके दर्द का अंदाज़ा समझ पाया था, लेकिन ये तकलीफ भी बिना बला का सब्त देती है। आज ऐसा ही रोशनाल के साथ हुआ था। वो कुछ देर ऐसे ही तही-तमाम बैठा रहा, फिर सिंक में बर्तन रखकर कमरे में आ गया। कमरा का दरवाज़ा खोलते ही दिल में सन्नाटा सा उतराव महसूस हुआ। वो बोझिल दिल के साथ इसके कमरे में चला आया। वो धीमी और शिकस्ता चाल चलता उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसके बेड पर बैठ गया, जहाँ इसका सब्ज रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। पेन खुला हुआ कॉपी के ऊपर पड़ा हुआ था। इनके ऊपर गर्द जमी हुई थी। वो किस चीज़ से पीछे छुड़ा था उसकी यादें हर तरफ बिखरी हुई थीं। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी मासूम सिसकियाँ उसके ज़हन में आ रही थीं। वो कई साल पहले इस फ्लैट में अकेला रहता था, लेकिन आज यही फ्लैट उसे काट खाने को दो रहा था। वो इसके तसव्वुर से निकल ही नहीं पा रहा था। इसके ज़हन में इसकी आवाज़ तहलील होने लगी। थक-हार वो सर पकड़ कर बैठ गया था। इसके आंसू किसी काले साए की तरह इस पर से चिमटे हुए थे। यादें माज़ी अज़ाब है या रब, या इलाही छीन दे मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। आगाज़ान लें ये आपकी चाय। वो आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे जब मुनादी ने चाय दी। तहमीना और समीना ग्रोसरी का सामान लेने गई थी। वो खाला की गैर मौजूदगी में नीचे आई थी। क्या हुआ आगाज़ान? आप परेशान क्यों हैं? वो इनके पास बैठती हुई इनके हाथों को थाम गई। बस अपने सितम याद आ रहे हैं। वो अपनी आंसू-ज़दा आंखें खोलते हुए बोले थे। क्या हुआ? आगाज़ान आप ठीक तो है ना? वो इनके रोने पर बौखला उठी थी। कुछ नहीं, बस दिल भर आया था। अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही थीं जो इस मासूम बच्ची पर की थीं। जैसे-जैसे वक़्त नज़दीक आ रहा है, पछतावे बढ़ते जा रहे हैं। दिल को सुकून नहीं है, इस मासूम बच्ची की बेबसी याद आती है। मैं कितना कम सर्फ़ था, इसके सर पर हाथ न रख सका। ज़िंदगी के माहो साल गुज़र गए, इस बच्ची से दावत न मिटा सका। हालाँकि उसका यहाँ रहने का भी बहुत बड़ा मुआवज़ा लिया था रोशनाल से। वो भी इस वज़ह से मुझसे दूर हो गया था। मैं आज सोचता हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे मलामतें करता है। इसकी बेबस आँखों को मैंने मनहूसियत का नाम दिया था। वो मुझसे प्यार लेने की कोशिश में लपकती रहती, लेकिन मैं उसे धुतकार देता। वो जब मुझे तुम्हें और हसनात से प्यार करता देखती, तो उसकी आँखों में एक हसरत नज़र आती है। वो दूर खड़ी जब तुम लोगों को प्यार करता देखती, तो उसकी आँखों में दर्द होता था। मैं इसकी नज़रों में छुपे उसके बाप की सूरत नहीं देख पाया।
मैं इसको इस घर में नहीं देख सकता था। वो जब-जब मेरे सामने आती मैं उसे डाँट देता, धुतकार देता, क्योंकि मुझे उसकी सूरत में खड़ा अपना बेटा याद आता था। मैं खुद से लड़ता था कि कहीं इसको पोती समझकर गले ना लगा लूँ। लेकिन आज ये ख्वाहिश सर पकड़ रही है कि मैं कितना कम ज़र्फ़ था ना, दादा बनकर ना सही इंसान बनकर इसके सर पर हाथ रख लेता। वो नहींफ-सा उठते हुए बैठे थे। दादा, एक बात कहूँ आप मानेंगे? वो इनके आँसू साफ करते हुए बोली थी। हुँ, वो उसके चेहरे को खोजते इस बात में सर हिलाते बोले, हम लोग कल चलेंगे ना उधर अशनाल से माफ़ी माँगने? साथ में उसके लिए गिफ्ट ले जाएँगे ना? वो नहीं करेगी माफ़, वो मुझसे मेरी नफ़रत का हिसाब माँगेगी। आगा जान थके से लहजे में बोले, आगा जान मुझे यकीन है वो कर देगी माफ़, वो बहुत अच्छी है। मैंने भी उससे माफ़ी माँगनी है। कहते हैं जब तक दर्द सहने वाला माफ़ ना कर दे, तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। वैसे आगा जान, गर्ज़ ऐसी शय है जो इंसान को किसी के कदम चाटने पर मजबूर कर देती है। आपको भी गर्ज़ थी, मम्मा को गर्ज़ थी, मुझे गर्ज़ थी, रोशनाल की अपनी गर्ज़ थी। अगर आज रिश्तों में गर्ज़ ना होती तो ये रिश्ते खोखले ना होते, तन्हा ना होते। इस गर्ज़ की वज़ह से आपने अपने बेटे और बहू को खो दिया। आपने मोहब्बतों का कर्ज़ लिया है बाबा से कि वो छोटी अम्मी को तलाक देंगे ही तो ही इस घर में कदम रखेंगे। मम्मा ने आपसे ताया होने का हिसाब माँगा कि आप इनसे मोहब्बत में क्या कर सकते हैं। मैंने अशनाल के साथ गलत किया। इसकी मासूमियत से फ़ायदे उठाए। इससे काम करवाती। काम होता तो उसे बुलाती, ना होता तो पूछती ही नहीं कि वो कौन है। रोशनाल ने उसे गलत समझा। उस रिश्ते की, उस गर्ज़ की चक्की में सिर्फ़ और सिर्फ़ अशनाल फँसी है। वो दूसरों के सामने इतनी अच्छी बन गई कि उसकी खुद की साथ कहीं तल्लीन होकर रह गई। अगर सब एक-दूसरे के गलत सलूक पर दूसरों को इनकी वजह का एहसास दिलाते, तो सब पछता ना रहे होते। इसमें इस नस्ल का कसूर नहीं होता। हमें जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, हम वैसे ही बनते हैं। हमें रिश्तों में डर और अदावतें सिखाई जाती हैं। प्यार को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही कह रही हो। वो इसके एक-एक लफ्ज़ में खोए हुए थे। फिर वो इनको और मेडिसिन देकर तब तक इनके पास से नहीं उठी, जब तक वो सो नहीं गए। डोर पर बेल सुनती खुद निकल गई थी। मनाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने रफ से हुलिये में हसनाल खड़ा था। खैर तो है, आज लगता है ये दस्तक दरवाजे पर नहीं, आपके दिल पर लगी है। तभी भागी चली आई। वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने ऊपर हमरक दुपट्टे में खुद को कवर किए खड़ी थी। उसको ऐसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, बकवास बंद करो, अमीर खाला घर नहीं है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलने आई हूँ। हाय शुक्र है, आए गले मिलते हैं। वो हाथ फैलाते हुए अपना डिंपल निकालते हुए बोला था, दफ़ा हो अंदर। उसके ऐसे करने से वो उछलकर पीछे हुई गुस्से से बोली थी, जबकि वो इसकी बात सुनता बगैर कोई रिस्पॉन्स किए लैपटॉप बैग उठाए अंदर आ गया था। वो पीछे से इसकी चौड़ी पुश्त देखने लगी और ताज्जुब से सर हिलाया, जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो दरवाज़ा बंद करके किचन में आई। उसे लगा वो नाराज़ होकर चला गया था। इसके लिए एक ग्लास में पानी लाई थी। वो कमरे में आई, उसको देखकर चेयर पर कुर्सी पर बैठे लैपटॉप रखे किसी में मोबाइल को लैपटॉप की यूएसबी से कनेक्ट करके काम कर रहा था। वो हैरान हुई, अभी तो वो काम से आया और अभी फिर ऐसे बैठ गया, जैसे कोई नोबेल प्राइज़ जीतना हो। वो पानी रखकर वहीं बैठ गई और उसे देखने लगी, जो रब से हुलिये में भी कमाल की जज़्बियत रखता था। वो इसका बग़ौर जायज़ा लेने लगी, जिसने ब्राउन शर्ट, जिस पर रोमन रेइज़ की तस्वीर थी, बिखरे बाल, गाल पर बढ़ते डिंपल। वैसे तो नज़र आ रहा था, लेकिन इसकी संजीदगी से वो नुमाया नहीं हो रहा था। वो इससे नज़रें चुराने लगी। लगता है किसी को प्यार हो रहा है मुझसे। उसकी नज़रें लैपटॉप पर थीं, लेकिन इसको अपनी तरफ चोरी देखता पाकर यकदम से बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग है मेरा। वो भी ठक से जवाब देते हुए बोली, वो तो न्यूटन का भी था। पता है इस बेचारे के साथ क्या हुआ है? वो ऐसे ही काम पर ध्यान रखते हुए बोला था, क्या हुआ है? मनाल ने भी वैसे ही पूछ लिया था। होना क्या था? बेचारे कब्र में पड़ा हुआ है, इसी दिमाग के साथ भी। कसम से वो न्यूटन का ही ज़र्फ था, जो सेबों पर भी तजुर्बे करता रहा। मैं होता तो उठा के खा लेता, ये भी ना देखता कि दरख्त से गिरा है या आसमान से। वो डिंपल की नुमाइश करते हुए बोला था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम न्यूटन नहीं हो, वरना पूरे का पूरा दरख्त भी तुम पर गिरता ना, तो तुमने तो उन सेबों के पत्तों को भी उठाकर खा लेना था। वो तुनक कर बोली थी। वैसे एक बात कहूँ, आप मुझसे प्यार करेंगी तो फ़ायदे में रहेंगी। वो इसके वजी चेहरे को देखकर बोला था, तुम्हारे साथ मुझे आइंदा की ज़िंदगी में ब्लैंक ही नज़र आ रही है। फ़ायदा किस बात का? मेरा दिल करता था मैं ऐसे शख्स से शादी करूँ जो दिमाग रखता हो,
लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी, जो मेरी तुम जैसे बददिमाग के साथ शादी हो गई। वो उसकी तरफ देखती अपनी किस्मत पर अफ़सोस करती हुई बोली, माना कि आइंस्टाइन की तरह ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन सलमान खान की तरह रोमांटिक तो हूँ ना। वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ आके बैठ गया था। इसके ऑरेंज दुपट्टे में पुरनूर चेहरे को इतने दिनों बाद देखता उसके दिल में ख्वाहिश उभरी और वो इसके चेहरे को अपने लम्ब से मुअत्तर करे। पर वो उसकी रज़ामंदी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। वो इसके पास से जल्दी से उठती हुई बाहर चली गई थी, जबकि हसनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो 10 बजे उठा। उसकी सारी रात आँखों में ही कटी थी। नमाज़ फ़ज्र के बाद उसे चैन आया था। इसके चेहरे पर सारी रात जागने के एहसासात मालूम हो रहे थे। वो सोच-सोच कर थक गया कि वो कहाँ जा सकती है। सारी रात इसके ज़हन में यही सोच थी। मतलब वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो इतने आराम से बैठने वाला शख़्स नहीं था। उसे यकीन था कि वो उसे ढूँढ लेगा, लेकिन इसकी छोटी-सी सज़ा तो वो भूल नहीं सकता था। उसके ज़हन में एकदम से सारा का नाम आया था। वो जल्दी से उठता, चाबियाँ उठाता, उसके घर के लिए निकला था, क्योंकि एक वो वाहिद लड़की थी जिसके घर अशनाज़ जा सकती थी। वो गाड़ी में बैठकर इसके घर की तरफ गाड़ी ले गया था। इसके घर का रास्ता मालूम था। जिस दिन उसने सारा को ड्रॉप करने का कहा था, वो गलियों से गुज़रता वहाँ आया, जहाँ उस दिन सारा घुसी थी। जहाँ एक बड़ा घर था, जिसके 2 पोर्शन्स बने हुए थे। उसने अंदाज़े से बेल बजाई। जी कौन? नरम बारीक-सी अशनार की आवाज़ उसके दिल के ज़ख्मों पर मरहम का काम कर गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। एकदम से इसके ऊपर से बोझ हटा था। वो नहीं बोला था। उसे पता था कि अगर वो बोल पड़ा तो उसकी नाज़ुक-सी बीवी ने वफ़ात पा जाना है। उसने फिर गेट पर हाथ रखकर बजाया था। अब की बार उसने बेल नहीं बजाई। क्या मसला है? कौन है? वो एकदम से झुंझलाकर दरवाज़ा खोल गई थी। सामने सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा इसका गुलाबी चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह लग रहा था। इसकी रूप और ज़्यादा पाकीज़गी आ गई थी और आज उसने नूर का पैकर देख लिया था। वो फ्रीज़ होकर उसे देखने लगा। औरत की वैसे बहुत से मकामात हैं, लेकिन इन 10 मकामात से वो अव्वल कामलियत ओज कामलियत हासिल करती है। औरत की हया इसके खुलूस में, इसकी वफ़ा निगाहों में, इसकी अदा इसके भोलपन में, हुस्न इसकी सादगी में, अज़मत इसके किरदार में, गुस्सा इसकी ज़ुबान में, काबिलियत इसकी सीरत में, चाहत इसके अंदाज़ में, सब्र इसकी खामोशी में, ग़रूर इसके पर्दे में और सबसे अहम बात, अपनी खूबसूरती से लापरवाह। ये सब औरत की ख़ुसूसियात हैं। ये सब खूबियाँ औरत को मुमताज़ बनाती हैं। शायद इन सब मकाम में औरतों को बुलंद मकाम दिया गया है और वो सारी खूबियाँ सामने खड़ी उसकी शरीके हयात में थीं। आज 15 दिनों बाद वो उसके उदास चेहरे पर मुस्कान लाई थी। आप? वो इसको एकदम से अपने सामने देखकर उसके चेहरे का रंग 1 मिनट में उड़ा था। वो ज़र्द पड़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख़्स यहाँ पर पहुँच जाएगा। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो इसके सामने देखकर गड़बड़ाई। वो एकदम से इसका सामना नहीं कर पाई थी। मैं तुम्हें शहर पाताल से भी निकाल लेता। ये तो फिर अपना शहर है। वो ही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। उसको देखकर पल भर में एतमाद वापस आया था। घर चलो। वो उसके हसीन मुखड़े को देखते संजीदा लहजे में बोला। नहीं जाऊँगी मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। एकदम से आँसू इसके गालों पर फैले थे। वो तो मैं भी करता हूँ। घर चलो, तो दोनों एक-दूसरे से करेंगे। फिर मैं मिल बैठकर डिसाइड करेंगे कि किसकी नफ़रत में शिद्दत ज़्यादा है। वो मायने ख़ेज़ी से कहते इसके छिक्के छुड़ा गया था। इसका खून सारा सिमट कर उसके चेहरे पर आया था। वो इससे ऐसी तवक्को नहीं रख सकी थी। पर वो मासूम आज तक नहीं समझ सकी कि वो ये अजीब इंसान हर किसी की तवक्कात से बढ़कर है। वो सुर्ख़ चेहरा लिए लब काटने लगी थी। कसम से ऐसे ही छोड़ दो। इस तरह ज़ुल्म नहीं करो इन लबों पर। अब आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने से? वो घबरा कर बोली, जब से तुमको छोड़कर आई, मर गई है और दफनाओगी तुम। जी, जी मैं किधर नहीं हूँ। वो फक पड़ते चेहरे के साथ बोली, जबकि इसके दिलकश मनमोहने चेहरे का ये रूप देखकर उसे बेसाख्ता आने वाले कहकहे का गला घोंटा था। चलो शाबाश जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तन्हाइयों में मुब्तला करके खुद यहाँ आके बैठ गई हो। वो अपनी डार्क ब्राउन आँखों से उसका मुआयना करते हुए बोला था। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और ना ही मैं आप जैसे दोगले इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देखती पूरे एतमाद से बोली थी, आपके साथ जाने से बेहतर है मैं ज़हर खा लूँ।
इस शख्स को हँसता मुस्कुराता देखकर इसके चेहरे गम और गुस्से की ज्यादती से लाल हुआ था। यानी वो इससे जुदा होकर खुश था? क्यों? इसकी कोई वजह? वो इसका तपा चेहरा देखकर हनूस मुस्कुराता हुआ बोला था, आपसे नफरत करती हूँ। इससे बड़ी और वजह क्या है? वो निगाहें झुकाए तल्खी से बोली थी। और इस नफरत की वजह क्या है? वो उसके झुके सर को देखकर खोजता हुआ बोला, नफरत की वजह आपको पता होगी, क्योंकि आपने खुद मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अब मुझे इतनी नफरत हो गई है कि अब जब मेरे करीब आते हैं मेरा दिल करता है मैं। वो ये कहते हुए कुछ सोचकर रुक गई थी। कितनी? बोलो ना। रुक क्यों गई? वो उसको खामोश देखते हुए देखकर बोला कि मैं खुद को खत्म कर लूं। वो इसको मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर लाल चेहरा लिए एक ही सांस में कह गई थी, और मेरी नफरतों का अंदाजा तुम सह नहीं पाओगी अशनाद बख्त। मेरी नफरत की इंतहा तुमसे 100 गुना बढ़कर है। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि अब अगर मुझसे दूर होने के बारे में सोचा भी तो खुद अपने हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। ये कहते हुए उसकी तरफ उसने कदम बढ़ाया था। हाँ, हाथ में रही। वो सहम कर पीछे हुई और हल्की चीखती जल्दी से दरवाजा इसके मुंह पर मारकर बंद करने लगी, जब उसे अपना पाँव दरवाजे के दरमियान रख गया था। अगर अपना तमाशा बनवाना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी दोस्त से मिल लेता हूँ। वो संजीदगी से बोला, जी नहीं, वो कॉलेज गई हुई है, मैं और आंटी ही अकेले हैं घर में। वो इसको रोकने की कोशिश से बोली ताकि वो अंदर ना आ सके और बाहर ही से किसी तरह इसको भेज दे। ये तो और अच्छी बात है। मैं खुद आंटी से मिल लेता हूँ, गपशप भी हो जाएगी और उनका शुक्रिया अदा भी करूँगा। आंटी अभी सो रही हैं। उसने फिर से जान छुड़ाई। चलो, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। वो हाथ बांधे दरवाजे के साथ टेक लगाकर शाने बेनियाजी के साथ खड़ा हुआ था। जब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? जब मेरी मर्जी ही नहीं है। वो हिरनी जैसी आंखें निकाल कर बोली थी। मैं उठाकर ले जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी की ऐसी की तैसी। वो गुस्से में आया था। चलो आओ, शाबाश, जल्दी करो। नहीं जाना आपके साथ तो क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? वो अब का जोर से दरवाजा बंद करने लगी। इस रात वाली जिद भूल गई जिसकी वजह से यहाँ आके छुपी हो। वो अब की बार सख्ती से बोला। पिछली वाली नरमी गायब थी जबकि वो भागकर अंदर गई थी। रोशनाल ऐसे ही खड़ा हुआ था और तकरीबन 15 मिनट में वो खामोश चेहरा लिए आई थी। चलो, वो उसे साथ लिए चलने लगा था। चलो बैठो। गाड़ी के पास इसकी आंखों की वीरानगी को देखता वो संजीदा सा बोला था। वो खामोश बैठ गई थी। वो भी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा था। रोशनाल को इसकी खामोशी खटकने लगी थी। उसे इस खामोशी और इसके पथरीले तासुरात से कुछ हो रही महसूस हुआ था। औरत की खामोशी को समझो, अगर वो खामोश हो जाए समझो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो इसकी एकदम से खामोशी और इसकी खाली आंखें देखकर रोशनाल का दिल किया कि इसे झोड़ कर बुलवाए, लेकिन फिर कुछ कुछ सोचकर ड्राइव करना लग पड़ा। जबकि इसकी वीरान निगाहें बाहर खला में लगी हुई थी। उसे घर ड्रॉप करके वो चला गया था। आगा जान, अगर आप इस मनहूस से मिलने गए तो मैं मनाल को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। समीना बेगम को जब से इस बात का पता लगा था वो तब से जाहो जलाल में थी। मनाल तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना चाहती हो तो अकेले चली जाओ। जब 18 साल की बच्ची घर से निकली थी उस वक्त इस मासूम की किसी ने परवाह नहीं की थी। वो रोती रही, बिलखती रही, तरसती रही सबकी मोहब्बत के लिए। उस वक्त मैं भी बेहिस बना रहा। देर से ही सही, अब वक्त ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी है। जितना मैंने तुम्हारा एहसास किया है उतना मैंने किसी भी रिश्ते का नहीं किया। अगर करता तो आज ये नौबत ना आती। मैं बस अपनी की गई ज़्यादती को हज़ाला इस मासूम सी बच्ची से करूँगा जो मेरे कबीर की निशानी है। इसके बाप का घर तो ही है। आज रोशनार को फ़ोन करता हूँ। कबीर वाला कबीर विला घर इसके नाम कर दिया जाएगा। वो ऊँची आवाज़ में बोले थे। आका जान, वो घर मेरे शौहर का है। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मैं या इस लड़की को मार दूँगी या खुद को। वो ये बात गुस्से से सुनती आग बगोला हो गई थी। मेरी पोती के तुम नज़दीक भी है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पे आने वाली हर बुरी नज़र को काट के फेंक दूँगा। मैंने तुम्हारी वजह से पहले कितना नुकसान उठाया है। काश इतने बड़े नुकसान का पता होता तो मैं तुम्हारी तरफदारी बिल्कुल ना करता। मैंने तुम्हारे कहने पर रोशनार के साथ ज़बरदस्ती की कि वो रोशनार को इस घर में इस सूरत में ही रख सकता है अगर वो मनाल से मंगनी कर ले। वो इसकी बात सुनकर पहले तो शौक हुए थे। बेटे की मौत तो वो सह गए थे, लेकिन पोती की मौत, इस सोच ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कब से बेकरार थे कि इसको सीने से लगाएं, इसको घर ले आए, लेकिन वो आएगी। क्या वो इनके गुनाहों पर इनको माफ़ कर देगी? पर आगा जान, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो घर मनाल के नाम होगा। मनाल भी तो कबीर की ही बेटी है। पर मम्मा, मुझे और अशनार को घर नहीं चाहिए।
ہمیں اس گھر میں بستے رشتے چاہیے، بغیر کسی غرض کے۔ ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیاں ہوں، پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اتفاق ہو، جہاں اعتماد کی فضا ہو، نفرتیں نہ ہو، عداوتوں کا ڈیرا نہ ہو۔ ہمیں ہر وہ خوشی دے دے، بکس کا دور دور تک امکان نہ ہو۔ ہر چیز تو بازاروں سے مل جاتی ہے، لیکن محبت یا احساسات بازاروں سے نہیں ملتے، جس سے آپ نے مجھے اور اشنار کو بچپن سے محروم کر رکھا تھا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے میری بچپن میں کتنی کمیاں چھوڑی ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ دولت اور حسد کے نشے میں اتنی خود غرض ہو گئیں کہ آپ کو رشتے ہی بھول گئے۔ ایک حسد کی وجہ سے پاپا آپ سے دور ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے میرا آپ سے اعتبار اٹھ گیا۔ امی، ابھی وقت ہے، رب سے معافی مانگ لیں، نہیں تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بے بسی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا، آپ کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے رہیں گے۔ وہ کچن سے نکلتے ہوئے بولی تھی، تمہیں مجھے مت سکھاؤ اور میری ماں مت بنو، جو مجھے اچھا لگے گا میں وہی کروں گی۔ وہ اسے ڈانٹ کر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی نظریں چرا رہی تھی، جیسا قصور اسی کا ہو۔ آغا جان نے جب اسے شرمندہ دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ عرفان درانے نے کرمو کو روکنے کا بولا اور خود چلا گیا۔ کرمو کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، عرفان دورانی ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ کا علاقہ تھا، کرمو کو گڑبڑ لگی تھی۔ یہ دوسری بار وہ اس ٹائم پر چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ اس نے جس ٹائم اس کو ڈراپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ 3 دن ساتھ اس کے آتا تھا، لیکن آج اسے گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی کھڑا رہا جب اسے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا، لیکن جب اپنے رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو ایک بلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ایک 15-16 سال کی بچی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کو تو زمین و آسمان ہی ہل کر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر کے اپنے کرتے کی میلی پاکٹ سے فون نکالا اور ملایا نمبر۔ السلام علیکم، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود کو ارینجمنٹس کر سکتے ہو تو جلدی کرنا۔ وہ جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنی جیب میں رکھتا اور اپنے بیگ سے پسٹل نکال کر اپنے بلیک کلر کی ہوڈی نکالی تھی وہ پہنتا نکل کر اس کا بنگلے کے قریب آیا تھا۔ اس روشن محل میں بہت ساری شورغل کی آوازیں آ رہی تھیں، باہر گارڈز کھڑے تھے۔ اتنی سیکیورٹی دیکھتا وہ چکر کاٹ کر محل نما گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز مسلسل اونچی اونچی آ رہی تھی۔ وہ اس محل کی اونچائی دیکھنے لگا، جو کہ بہت بڑی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو آنے میں کافی وقت تھا۔ وقت کی دیری کیے بغیر وہ بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا چھت پر آیا۔ اس کا ارادہ وہاں ہال کی کھڑکیوں کو توڑ کر اندر جانے کا تھا۔ وہ بمشکل چڑھنے لگا۔ بلڈنگ کافی اونچی تھی، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ نیچے گرا تھا۔ اونچائی تو اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اپنے پاؤں کی مالش کرتا رہا، پھر چڑھا۔ اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ کھڑکی پر پہنچا اور ادھر لٹک کر زوردار مکہ مارا تھا، جس سے کھڑکی ٹوٹی تھی۔ خود سے اس کے ہاتھ پر 2-3 شیشے بھی لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلا جہاں 8-10 عورتوں کو جھول رہی تھی۔ شاید ان کو نشہ آور ادویات دی گئی تھی۔ ان کی نگاہوں میں غصہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہی کہ اس پر 2 بندوں نے پستل رکھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا اور اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ کچن بہت گندا تھا۔ اس نے صفائی کی۔ وہ اب سے بہت دور جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس کے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، کیا اس کا دل روشنال بخت کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا؟ پہلے وہ شخص اس کا محافظ تھا، پھر سپرمین تھا، پھر شوہر بنا تھا۔ شوہر سے محبوبہ تک کے سفر میں اس شخص کی ستم گری بھی مہربانی نہیں تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کا اظہار کرتی، اندر سے اس کا دل اتنی سوچیں ہمک کر روشنال بخت کی طرف جاتی تھی۔ لیکن اس نے سوچا تھا وہ اپنا دل پیروں تلے کچل ڈالے گی، اسے اتنا مجبور کر دے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کو جیتنے نہیں دے گی، اسے ایسی مات دے گی جو خود ہی اس سے پناہ مانگے گا۔ اب بس اس نے اپنی سوچوں پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اس نے صرف سنا تھا، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وقت پلٹتے دیکھا بھی تھا۔ اس کے بکھرے بال، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، یعنی اس شخص کو بھی فرق پڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح دیوانگی تھی۔ وہ شخص آج اسے بہت بدلا بدلا لگا تھا۔
یعنی اب صرف وہ بے بس نہیں تھی، روشنال بھی اس کے ساتھ چاہو طلب کی اس کٹھن سرحد پر کھڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو معاف نہیں کرے گی، سب کو سبق سکھائے گی۔ ہر اذیت، ہر احساس، ہر دکھ، وہ سب سے اپنی تنہائیوں کا بدلہ لے گی۔ اب وہ کسی کا خیال نہیں کریں گے۔ بہت جی لی تھی اس نے اوروں کی زندگی، جس درد سے وہ خود گزری تھی، اس درد میں جب تک کسی اور کو روشناس نہ کرا دیں، اب تک اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ گھر آیا اور فریش ہوا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، کچھ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی، اس لیے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور کچن میں چلا آیا، لیکن خالی برتن اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ کھانا نہیں بنایا آج؟ وہ کمرے میں آ کر بولا، جو اپنے اوپر کمفرٹ لیے لیٹی تھی۔ کمفرٹ بھی اس کے اوپر بے ترتیب سا پڑا ہوا تھا۔ وہ خود سوئی ہوئی تھی۔ آتشی اورنج رنگ کا سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ نماز تھا، اس کے سٹائل میں لپیٹے، اس کی شوائیں لپیٹتے رنگ و روپ اور جکڑ لینے والی جذبیت میں وہ اس کی نگاہوں میں ستائش اتر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹ صحیح کرنے لگا تھا۔ سوئی ہوئی اشنار اس کو اپنے اوپر کمفرٹ کرواتے دیکھ کر جاگ تو گئی تھی، لیکن آنکھیں نہ کھولی۔ وہ بے حس و حرکت ہو کر لیٹ گئی۔ وہ اس پر کمفرٹر سیٹ کرتا ادھر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اشنار نے نیم و آنکھیں کر کے اسے دیکھا جو فون پر لگا ہوا تھا۔ وہ تنک اٹھی تھی۔ اسے انتہائی برا لگ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے کمرے میں اس وقت کیا کر رہا تھا۔ وہ اسے چھو کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ وہ ایک دم سے اٹھی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاٹ کھانے کو توڑی۔ آج کھانا نہیں بنا ہوا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کا تپا تپا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولے۔ تو کھانا بناؤ نا۔ وہ اس کے اتنے زیادہ اعتماد کو دیکھ کر پہلے تو شوق ہوا، پھر اپنے لہجے پر قابو پاتا ہوا بولا تھا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ تلخ و تیز لہجے لیے بولی تھی۔ بیوی تو ہو نا؟ اس کے سرخ چہرے کو نظریں گاڑتے ہوئے وہ دھیمی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ آپ نے سمجھا تھا، روح پر چوٹ لگانے سے پہلے۔ وہ پچھلی باتوں کو اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اشنا پلیز بھول جاؤ ان باتوں کو۔ وہ اس کو ایک دم سے پرانی بات یاد دلاتے ہوئے ٹوک گیا تھا۔ واہ، کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ۔ آپ بھول لیتے؟ جب دیوار پر کیٹ ٹھونک کر نکالے جائیں تو نشان تو ان کے بے جان شیبے پر رہ جاتے ہیں۔ میں تو پھر جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ تلخ لہجہ لیے رکی اور پھر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کی منتیں کی تھیں، سب کو لگتا تھا میں قصوروار ہوں۔ آپ کی زندگی میں نے برباد کی ہے، منال کی، حسنال کی۔ آغا جان نے کبھی پیار سے گلے نہیں لگایا، صرف اور صرف میری وجہ سے، کیونکہ میری ماں اس خاندان کی نہیں تھی۔ چھوٹی امی بچپن سے کام کرواتی رہتی، نفرت کرتی رہی، مجھے منحوس کہتی رہی۔ مجھے سب نے صرف اور صرف اس لیے دھتکارا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پسند کی شادی کیوں کی۔ ایک بڑی امی اور تایا ابو نے پیار کیا، لیکن میرے حق میں وہ کبھی نہیں بولے۔ سب نے میری امید کو، میرے بھروسے کو توڑا۔ میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا۔ آپ کو لگا تھا ستم صرف آپ کے ساتھ ہوا؟ مجھے لگا تھا کہ آپ دنیا کے آخری بھی انسان ہوں گے تب بھی میری بات سنیں گے، لیکن اس رات آپ میری بات تو کیا، میرے بھروسے کو توڑ گئے تھے۔ سب نے میری نہیں سنی، اس کے بعد صرف آپ ہی تھے۔ آپ کو تو میں فرشتہ سمجھتی رہی، لیکن جس چیز پر میرا بھروسہ تھا، اس سب نے مجھے منہ کے بل گرایا تھا۔ آپ تو میرے سپرمین تھے نا؟ آپ نے بھی مجھے اس رات توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب سے زیادہ آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا۔ میرے خسارے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا تھا۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ آپ نے مجھے اس رات میری ذات کو گالی بنا دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ ایسے رو تو مت۔ اس کو ایک دم سے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا، اس کے پاس آ بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے پہلے اسے رلا کر خوش ہوتا تھا، آج اس کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے۔ اس کے سر کو سہلاتا، اس کے ماتھے پر لمس دیا تھا، اس کو ایسے اپنے ساتھ لگایا جس کے اس کے درمیان میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ سپرمین، آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا، آپ نے مجھ سے میرا سپرمین چھین لیا۔ مجھے آپ پہ غرور تھا، آپ پہ یقین تھا، آپ نے میرا اس رات غرور توڑ دیا تھا، لیکن آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ اور انسان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا کسی پر کیا گیا یقین وہ یقین ہوتا ہے جو ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ آج وہ پورے 4 مہینوں پر شکوے شکایت کر کے اپنے گرد و غبار نکال رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنے درد اندر چھپائے بیٹھی تھی، اس کا دل پاش پاش ہوا تھا اس کے شکووں پر۔ پلیز رو مت، میں تمہیں تمہارا یقین واپس دلاؤں گا، میں تمہیں تمہارا سپرمین اور تمہارا یقین واپس لوٹاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، اس کی پیشانی پر لپ رکھتے ہوئے بولا تھا۔
यकीन जब एक दफ़ा टूट जाए तो वापस जुड़ते नहीं हैं रोशनाल साहब, और मुझे यकीन चाहिए भी नहीं। वो ये कहती उसके हाथ अपने चेहरे से हटाती, उसे पीछे को धक्का देती, बेड से उतरती चली गई। वो इसको बेहिस्सों हरकत छोड़कर चली गई थी।